लहराती हुई पहाड़ियों के बीच बसा था सुकून गांव। गांव वाले सीधे साधे थे, शांत जीवन जीते थे, लेकिन सुकून पर एक साया मंडरा रहा था। गांव के बाहर खंडहरनुमा हवेली थी, जो मरहूम ठाकुर साहब की थी। ये जगह फुसफुसाहटों और डर की थी। गांव वाले अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की बातें करते थे, एक बेचैन आत्मा की कहानियां सुनाते थे। कहते थे, ठाकुर साहब अब भी अपनी हवेली में घूमते हैं। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक काले अतीत की याद दिलाती हुई। कुछ रातों को हवा में एक दर्द भरी चीख सुनाई देती थी। लगता था जैसे वो हवेली से आ रही हो। उन रातों में गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, एक दूसरे से चिपक जाते थे, आंखों में डर लिए। ठाकुर साहब की हवेली ने उन्हें अपने आतंक की गिरफ्त में कैद कर रखा था। एक दिन गांव के चाय के ठिए पर कुछ नौजवान बैठे थे, बोर हो रहे थे, कुछ मजेदार करने का मन था। उनमें से एक, विजय, अपनी डेयर डेविल वाली हरकतों के लिए जाना जाता था। शर्त लगाता हूं, वो मुस्कुराया, तुम में से किसी की भी ठाकुर साहब की हवेली में जाने की हिम्मत नहीं है। उसकी बातें हवा में लटक गई। बाकी नौजवान बेचैनी से हिलने डुलने लगे। विजय हंसा, क्या हुआ, डर गए? वो चिढ़ाया। उसकी बात रोहन के दिल पर लग गई। रोहन, एक शांत लेकिन स्वाभिमानी नौजवान, ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो विजय से कम नहीं दिखना चाहता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लंबी परछाइयां बनाता हुआ रोहन हवेली के पास पहुंचा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया। कब्जे कराह उठे, जैसे कोई दर्द भरी चीख रहा हो। गहरी सांस लेते हुए रोहन अंदर चला गया। हवेली के अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। खामोशी में रोहन के कदम गूंज रहे थे। वो सावधानी से चला, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक बड़े से दालान में दाखिल हुआ। कड़े चेहरों वाले मर्दों और औरतों के चित्र उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। हवेली की चरमराहट के अलावा वहां सन्नाटा था। ये लंबे समय से छुपे हुए राजों की आवाज थी, जो उजागर होने का इंतजार कर रहे थे। रोहन आगे बढ़ा, हवेली के अंदर की ओर। वो एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचा। इसकी कभी पॉलिश की हुई लकड़ी अब सड़ चुकी थी और गल रही थी। उसका हर कदम एक धीमी कराहट छोड़ता था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसे चेतावनी दे रही हो। जैसे ही रोहन सीढ़ियां चढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी फुसफुसाहट थी, जो दालान के आखिर से आ रही थी। वो ठिठक गया, उसका खून जम गया। उसने ध्यान से सुना, अपनी सांस रोककर। फुसफुसाहट तेज हो गई। ये एक औरत की आवाज थी, जो एक भूतिया धुन गा रही थी। रोहन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो जानता था कि उसे यहां नहीं होना चाहिए। ये हवेली अंधेरे और राजों की जगह थी। वो जाने के लिए मोड़ा, लेकिन गायकी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये हर जगह से आ रही हो और कहीं से भी नहीं। उसके अंदर जिज्ञासा और डर आपस में लड़ रहे थे। उसे उस भयानक आवाज का स्रोत ढूंढना था। रोहन गाने वाली आवाज का पीछा करता रहा। ये उसे दालान के आखिर में एक कमरे तक ले गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उसे धीरे से धक्का दिया। कमरा अंधेरा था, परछाइयों में डूबा हुआ। हवा के ठंडे झोंके ने उसे हांफने पर मजबूर कर दिया। उसने कोने में एक आकृति खड़ी देखी। ये एक औरत थी, सफेद रंग के बहते हुए गाउन में। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। हेलो? रोहन की आवाज कांप रही थी। आकृति नहीं हिली। वो एक कदम आगे बढ़ा। अचानक आकृति घूम गई। रोहन चीख पड़ा। उसे औरत का चेहरा ठीक से नहीं दिखा, लेकिन वो जानता था, एक भयानक यकीन के साथ, कि वो इंसान नहीं थी। वो मुड़ा और भागा। उसका दिमाग दहशत से भर गया। भाग 6। अगली सुबह रोहन हवेली से बाहर लड़खड़ाता हुआ निकला।
वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। वो सफेद कपड़ों वाली औरत की तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। अगली सुबह रोहन चौंक कर उठा। पिछली रात की घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। क्या ये सब सच था? उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल को जकड़े हुए डर बिल्कुल असली था। उसने अपने अनुभव को राज रखने का फैसला किया। वो विजय के तानों का निशाना नहीं बनना चाहता था, लेकिन मन ही मन वो जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। हवेली में एक काली शक्ति थी और उसने उसकी बर्फीली पकड़ को महसूस किया था। भाग 7। फुसफुसाहट चीख में बदल जाती है। दिन हफ्तों में बदल गए। उस रात की यादें धुंधली हो गईं, लेकिन सुकून गांव एक बुरे अनुभव के लिए तैयार था। एक शाम एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये विजय था। वो गांव के चौक में दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। हवेली, वो हाम्फा, मैंने उसे देखा, सफेद कपड़ों वाली औरत को। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। विजय अपने मजाक के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी आवाज में दहशत ने उन्हें बताया कि ये कोई मजाक नहीं था, कुछ बहुत गलत था। भाग 8। खोजी दल। गांव वालों का एक समूह लाठी और लालटेन लेकर सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा। उन्हें पता लगाना था कि विजय के साथ क्या हुआ था। लोहे का दरवाजा कराहते हुए खुला, जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो, लेकिन डर की जगह अब जवाब पाने की जरूरत थी। वे हवेली में दाखिल हुए। उनके कदम भयानक खामोशी में गूंज रहे थे। हवा में दहशत का एहसास भरा हुआ था। उन्होंने विजय का नाम पुकारा। उनकी आवाजें कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने हर कमरे, हर कोने की तलाशी ली, लेकिन विजय गायब था। हवेली उसे निगल गई थी, जैसे फुसफुसाहटों ने वादा किया था। भाग 9। एक भयानक खोज। जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, उन्हें एक कमरा मिला जिस पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। ये एक संकरे गलियारे के अंत में छुपा हुआ था। दरवाजा थोड़ा खुला था। एक लालटेन कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। फर्श पर विजय पड़ा था। वो बेहोश था। उसकी आंखें बंद थीं। वो अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। ये सफेद कपड़े का एक टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी औरत के कपड़े से फाड़ा गया हो। गांव वाले विजय को वापस गांव ले गए। वो जिंदा था, लेकिन वो फिर कभी नहीं बोला। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने हवेली में क्या देखा था। सुकून के गांव वालों के पास एक भयानक सच्चाई रह गई। हवेली सिर्फ फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह नहीं थी। ये एक भूखा जानवर था, और इसने एक बार फिर डर का स्वाद चखा था।